Hello students, so I am again back with theme 5, chapter number 8, Babur, Humayun and Sher Shah. Student, I hope you all have seen part 1 of this chapter. If not, do watch it. So student, in part 1 we have completed till here. Let's start part 2 with Humayun. So student, Humayun ruled on India twice. पहले 10 साल 1530 से 40 तक रूल किया, देन 1555 से 1556 1 ईयर रूल किया, तो इन टोटल 11 ईयर रूल किया। पहला 1530 से 40 तक, देन 1555 टू 56। बाबर के ये सबसे बड़े बेटे थे। बाबर के जो 4 बेटे थे उनमें सबसे बड़े थे हुमायूं, और बाबर ने इनको नॉमिनेट किया था एज हिज सक्सेसर। बाबर अपनी डेथ के पहले ही बोल गए थे कि मेरा जो सक्सेसर बनेगा वो कौन ही होगा, हुमायूं होगा। ठीक है, तो थ्रोन को सक्सीड करने वाले बाबर के बाद कौन थे? हुमायूं। इट वाज डिक्लेयर्ड बाय बाबर ओनली। ही अब देखो, बाबर का जो इतना बड़ा एम्पायर जो अब तक हम पढ़ते हैं, कितना बड़ा एम्पायर है, मालवा भी पास में आ गया है, बिहार भी है, इतना बड़ा जो एम्पायर है, मतलब जो हुमायूं होंगे उनके पास क्या आएगा? एक बड़ा एम्पायर जो कहाँ से, काबुल, वेस्ट में काबुल से स्टार्ट होकर ईस्ट में बिहार तक खत्म होगा, हिमालय नॉर्थ में हिमालय से चालू होके ग्वालियर साउथ में खत्म होगा। ठीक है, तो बहुत बड़ा एम्पायर मिला किसको? हुमायूं को। सो स्टूडेंट, द थिंग यू नीड टू लर्न इन दिस चैप्टर, हाउ मेनी सन्स आर देयर ऑफ बाबर? कितने बेटे हैं बाबर के बच्चा? 4 बेटे हैं, है ना। 4 बेटों में सबसे बड़े कौन है? हुमायूं है। अब थ्रोन किसको मिलने वाला है? हुमायूं को मिलने वाला है। ठीक है, थ्रोन हुमायूं को मिल गया, और जो एम्पायर था, जो एम्पायर इनहेरिट किया हुमायूं ने, वो बहुत बड़ा था। वेस्ट में काबुल से स्टार्ट होके ईस्ट में बिहार पे ख़त्म होता था, नॉर्थ में हिमालय से स्टार्ट होके साउथ में ग्वालियर पे ख़त्म होता था। सो वट एवर एम्पायर इनहेरिटेड बाय हुमायूं वॉज वीक एम्पायर विदाउट कोहेशन एंड स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी भी नहीं थी, कोहेशन मतलब मतलब इकट्ठा रहने की जो बात होती है वो भी नहीं थी। तो जो एम्पायर इनहेरिट किया हुमायूं ने, उस वो बहुत प्रॉब्लम में था, विदाउट कोहेशन था, वो विदाउट स्टेबिलिटी था। हुमायूं लैक्ड द क्वालिटीज दैट वर नेसेसरी टू कंसोलिडेट द लार्ज एम्पायर। इतने बड़े एम्पायर को कंसोलिडेट करने के लिए जो एबिलिटीज़ की रिक्वायरमेंट थी, जो क्वालिटीज़ रिक्वायर्ड थी, बाबर उनमें कहीं वीक था, कमज़ोर था। ही वॉज ऑल्सो सराउंडेड बाय एनिमीज ऑन ऑल साइड, और चारों साइड से उसको किसने घेर रखा था? एनिमीज ने घेर रखा था। जो अफगान चीफ थे बच्चा, उनके एम्पायर में वो रिबेलियस भी थे और एम्बिशियस भी थे। ठीक है, द अफगान चीफ विद इन द एम्पायर, एम्पायर में जो अफगान चीफ थे बहुत ज़्यादा एम्बिशियस थे, रिबेलियस थे। इनमें से मोस्ट डेंजरस थे शेर खां सूरी, हु वॉज फास्ट गेनिंग पावर, जिन्हें जल्दी जल्दी पावर मिलती गई, एंड उनकी जो नज़र थी किसकी? शेर खां सूरी की, वो दिल्ली के थ्रोन पर भी थी। तो ये बात कहीं ना कहीं हुमायूं को पता थी कि अफ़गान तो मेरे लिए ख़तरा है, पर अफ़गान में जो शेर खां सूरी हैं वो मेरे लिए बड़ा ख़तरा है, क्योंकि शॉर्ट टाइम में उन्होंने अपने एम्पायर को अच्छा खासा इस्टेब्लिश कर लिया है, और अब उनकी जो नज़रें हैं, साइट है, वो किसके ऊपर भी है? दिल्ली के ऊपर भी है। बहादुर शाह कहाँ के? गुजरात के, एंड मालवा, बहादुर शाह ऑफ गुजरात एंड मालवा, ये भी एक बहुत पावरफुल रूलर थे, जिनका एम भी था कि वो दिल्ली को कैप्चर कर पाएँ और एम्परर बन जाए इंडिया के। तो अब 2 लोग हैं, देखो हुमायूं जब रूल कर रहे हैं तो 2 साइड से उन्हें खतरा मिल रहा है। एक तो अफ़गान रूलर शेर खां सूरी जो चाहते हैं कि दिल्ली उन्हें मिल जाए, दूसरे हैं बहादुर शाह जो गुजरात और मालवा के रूलर हैं, उन्हें भी दिल्ली चाहिए है। सो स्टूडेंट, जैसे कि हुमायूं के पापा, बाबर की इच्छा थी, उनकी पापा की इच्छा के अकॉर्डिंग, इन अकॉर्डिंग विथ हिज फादर्स डाइंग विशेस, जब उनके फादर की डेथ हो रही थी उस टाइम जो भी इच्छाएं बाबर ने रखी वो सारी मानी किसने? हुमायूं ने। हुमायूं ट्रीटेड एज 3 यंगर ब्रदर्स विथ काइंडनेस एंड जेन्योसिटी। उसने बहुत ही काइंडली, प्यार से अपने तीनों भाइयों को ट्रीट किया। पूरे एम्पायर को तीनों के, चारों के बीच में प्रॉपरली, खुद भी तो था ना,
चारों के बीच में प्रॉपरली डिवाइड कर लिया। However, all the brothers of Humayun were openly hostile and constantly plotted against him. बहुत hostile थे, उसको प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं देते थे। हुमायूं का राजा बनना तय था क्योंकि बाबर ने ये डिक्लेयर कर दिया था कि मेरे बाद थ्रोन तो असेंड करेंगे हुमायूं। पर ये जो तीनों ब्रदर्स थे ये इस बात को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे थे, तो वो ओपनली हॉस्टाइल थे हुमायूं के लिए और हमेशा प्लानिंग प्लॉटिंग करते रहते थे अगेंस्ट हुमायूं। नाउ डिड यू नो सेक्शन, यहाँ पर एक स्टोरी है बच्चा बाबर की डेथ को लेके जिसको कोई भी फैक्ट वैलिडेट नहीं करता है, विच इज़ नॉट वैलिडेटेड बाय फैक्ट। कोई वैलिडेशन अवेलेबल नहीं है, फैक्ट चेक नहीं है, पर स्टोरी है तो सुन लो आप लोग भी। ये कहा जाता है कि जब इट इज़ सेड दैट टुवर्ड्स द एंड ऑफ बाबर लाइफ, बाबर की लाइफ का जब एंड ही चल रहा था, मतलब डेथ के थोड़े टाइम पहले ही उनका जो सबसे बड़ा बेटा था हुमायूं, उसकी बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो जाती है। तो ये बिलीव किया जाता है कि बाबर एक रिलीजियस सेरेमनी परफॉर्म करते हैं जिससे वो ट्रांसफ़र करा लेते हैं बाबर की बीमारी को अपनी बॉडी में, है ना। बाबर परफॉर्म्ड अ रिलीजियस सेरेमनी टू परफॉर्म हिज सन्स इलनेस टू हिमसेल्फ, अपने बेटे की बीमारी खुद के ऊपर ले लेते हैं और अपने आप को सेक्रीफाइस कर लेते हैं अपने बच्चे को बचाने के लिए। जैसे जैसे हुमायूं रिकवर होता जाता है, ठीक होता जाता है, बाबर की कंडीशन ख़राब होती जाती है और 2-3 महीने के बाद ही बाबर की डेथ हो जाती है 26 दिसंबर 1530 में। 26 दिसंबर 1530 में बाबर को बरी किया गया काबुल में। उनकी इच्छा थी कि उनको काबुल में ले जाके दफनाया जाए, तो उन्हें कहाँ ही ले जाके दफनाया बेटा, उनको बरी किया काबुल में। ये हुमायूं टूम्ब है, ये कहाँ पर है, दिल्ली में। नाउ मिलिट्री एक्सपीडिशन ऑफ हुमायूं, अटैक ऑन चुनार। पहले उन्होंने किस पे अटैक किया, चुनार पे। हुमायूं टर्न्ड हिज अटेंशन टू अफगान चीफ, पहला उनका जो ध्यान था वो किसके ऊपर गया, अफगान चीफ शेर खां के ऊपर, क्योंकि सबसे बड़ा खतरा उन्हें इसी से नजर आता था। उन्होंने अटैक किया चुनार पे जहाँ पर स्ट्रॉन्ग होल्ड था किसका, शेर खां का। फायरसली एम्बिशियस जो रूलर थे, एम्बिशियस का मतलब होता है महत्वाकांक्षी, है ना, जिसकी इच्छाएं बहुत ज़्यादा अनलिमिटेड हो। तो जो शेर खान थे वो बहुत ही महत्वाकांक्षी थे। फायरसली मतलब भयंकर रूप से महत्वाकांक्षी थे। तो उनका स्ट्रॉन्ग होल्ड था चुनार फोर्ट पर, ठीक है। पर इस पे अटैक किया किसने बच्चा, हमारे हुमायूं ने। द सीज वॉज अबेंडेंट 4 मंथ लेटर, पर 4 महीने बाद देखो चुनार आ गया था किसके कंट्रोल में, हुमायूं के कंट्रोल में आ चुका था, वो जीत गए थे यहाँ शेर खान से, पर उन्होंने 4 महीने बाद ही वो महल छोड़ दिया, ठीक है, क्योंकि उनको अब डील करने जाना था होस्टाइल बहादुर शाह ऑफ गुजरात। जो बहादुर शाह भी हमने देखे ना, अब उनसे लड़ने के लिए उन्हें गुजरात जाना था। तो उन्होंने 4 महीने बाद ही जो चुनार का फोर्ट था वो छोड़ दिया और शेर खां को अलाउ किया कि भैया तुम चाहो तो इस फोर्ट को रख लो वापस, हमें नहीं चाहिए, पर इसके बदले में तुम्हें हमें प्रॉमिस करना पड़ेगा कि तुम हमेशा हमारे लॉयल रहोगे, ठीक है बात। तो हुमायूं का पहला अटैक, अगर मिलिट्री एक्सपीडिशन ऑफ हुमायूं की अगर हम बात करें तो फर्स्ट ही वॉज अटैक्ड ऑन चुनार फोर्ट which was controlled by whom? Sher Khan. But Sher Khan lost fort of Chinar. It was annexed. It was won by whom? Humayun. But after 4 months of winning the fort of Chunar, he given it back to whom? Sher Khan, because he want to fight with Bahadur Shah of Gujarat. He has returned it back on one condition, that Sher Khan became loyal to the Mughals. फर्स्ट फोर्ट ऑफ चुनार, या बोल सकते हैं अटैक ऑन चुनार। देन कॉन्क्वेस्ट ऑफ गुजरात एंड मालवा, मालवा और गुजरात को कैसे जीता। हुमायूं मार्च्ड अगेंस्ट बहादुर शाह, हुमायूं ने मार्च किया किसके अगेंस्ट में, अब वो बहादुर शाह के पास जा रहे हैं। पूरे गुजरात को कैप्चर कर लिया और मालवा को भी कैप्चर कर लिया और बहादुर शाह फ्लेट,
भाग गए वहाँ से बिना किसी रेसिस्टेंस के। कोई युद्ध भी नहीं किया उन्होंने। जैसे ही देखा कि हुमायूं आ रहे हैं, गुजरात जीतेंगे, मालवा जीतने वाले हैं, जीते जाएंगे, क्योंकि उसमें करेज ही नहीं था कि वो लड़ता, तो बिना लड़े ही भाग गया। जैसे ही हुमायूं आए वो भाग गया। अभी बहादुर शाह से क्या जीता हुमायूं ने? एक तो जीत लिया गुजरात, दूसरा जीत लिया मालवा। अभी क्या होगा बच्चों? अ, अब ये जो एडवांटेज है कि हुमायूं दिल्ली में नहीं है, हुमायूं तो अभी गुजरात में लड़ रहे हैं, हुमायूं तो अभी मालवा जीत रहे हैं, इस सिचुएशन का फ़ायदा उठा के शेर खान ने अपनी पोजीशन को मजबूत बनाना चालू किया, स्ट्रेंथन करना चालू किया बंगाल में और बिहार में। जब शेर खान ने देखा कि आगरा से एब्सेंट है हमारे हुमायूं जी, तो उसने अपने आप को स्ट्रांग बनाना चालू किया बंगाल और बिहार में। बहुत पावरफुल बन गया। ये न्यूज़ जब हुमायूं तक पहुंची कि शेर खान ने बंगाल को इन्वेड कर दिया है, उन्होंने तुरंत ही गुजरात और मालवा छोड़ा, किसके हाथों में? अपने ब्रदर के हाथों में, और मार्च कर गए, चले गए किसकी तरफ? ईस्ट वर्ड, टू टीच शेर खान। शेर खान को लेसन सिखाने के लिए, पाठ पढ़ाने के लिए, सबक सिखाने के लिए वो कहाँ की तरफ चल दिए? अब बंगाल की तरफ चल दिए। और जीता हुआ गुजरात और मालवा किसको देते हुए गए? अपने ब्रदर को देते हुए गए। इन द मीन टाइम बहादुर शाह रिटर्न टू रिकैप्चर गुजरात एंड मालवा। इस बीच बहादुर शाह भी ये सब कुछ देख रहे थे कि अब तो ये शेर खां से लड़ने बंगाल जा रहे हैं, चलो जब तक मैं वापस चलता हूँ। तो वापस से गुजरात और मालवा ले लिया बहादुर शाह ने। ठीक कोई बात? ऐसा ही होता है बेटा, जब चार फ्रंट पे आपको लड़ना पड़ता है। ये बैठे थे दिल्ली में, यहाँ था गुजरात, यहाँ था गुजरात, यहाँ था मालवा, ये थे दिल्ली में, ये रहा गुजरात, ये रहा मालवा। जब गुजरात मालवा पे लड़ाई करने गए तो यहाँ दूर जो बंगाल था, वहाँ पर अटैक किया किसने? शेर खान ने। यहाँ पर कौन थे? बहादुर। जब इनको जीत के ये यहाँ पहुँचे तो यहाँ वापस से बहादुर शाह आ गए। तो इस तरीके से दो चार फ्रंट पे जब आपको लड़ना पड़ता है ना बेटा, तब बहुत प्रॉब्लम में आप आ जाते हैं। ये पैराग्राफ पता नहीं क्यों मेरा मन है कि मैं एक बार और बता दूं। जब शेर खान ने देखा कि भाई अभी तो जो हुमायूं हैं वो बिजी हैं गुजरात और मालवा में, आगरा से एब्सेंट है, तो उसने अपने आप को बंगाल और बिहार में स्ट्रांग पावरफुल बना लिया। ये न्यूज़ जब हुमायूं को पहुंची तो उन्होंने कि भैया जो शेर खां हैं वो बंगाल इन्वेड कर चुके हैं, ये न्यूज़ जब हुमायूं को पहुंची तो उन्होंने गुजरात मालवा किसको दे दिया? अपने ब्रदर को दिया। और कहाँ चले गए? बंगाल की तरफ चले गए शेर खां को सबक सिखाने के लिए। पर इसी बीच बहादुर शाह को जब लगा कि भैया यहाँ तो कौन नहीं है? हुमायूं नहीं है, तो वो वापस आया और उसने वापस से ले लिया गुजरात और मालवा। तो हुमायूं का मतलब होता है लकी, पर मुझे तो कहीं से भी फॉर्चुनेट नहीं लग रहे हैं हुमायूं। हर तरफ जीत रहे हैं, वापस से कोई कब्जा कर ले रहा है, फिर कहीं जीत रहे हैं, वापस से कोई आ जा रहा है। सही में बच्चों, वो जो हुमायूं है उसका मीनिंग वही होता है ब्लेस्ड, है ना, ऑस्पिशियस, शुभ, ब्लेस्ड, है ना, ये मतलब होता है हुमायूं का। पर बेचारे हुमायूं का नाम अलग था और हो कुछ और ही रहा था उसके साथ। हुमायूं ने 6 मंथ फिर से स्पेंड किए, लगा दिए वापस से बी सीजिंग, मतलब वापस से कंट्रोल करने के लिए चुनार फोर्ट को। सीज़ करना मतलब कंट्रोल करना, बी सीजिंग मतलब दोबारा कंट्रोल करने के लिए लिखा गया। चुनार फोर्ट को फिर से अपने कंट्रोल में करने के लिए 6 मंथ ऑलरेडी हुमायूं लगा चुके थे। मीनवाइल इसी बीच जो शेर खां थी उन्होंने बंगाल को फिर से इन्वेड कर दिया और गौर जो उनकी कैपिटल थी उसको कंट्रोल कर लिया, कैप्चर कर लिया। जितना भी ट्रेजर उसको वहाँ से मिला वो सब लेके वो बिहार वापस चला गया। हुमायूं गौर पहुँचे अनअपोज्ड, मतलब वहाँ पर किसी ने अपोज नहीं किया। जब हुमायूं गौर पहुँचे उन्होंने वहाँ पे सेवरल मंथ वेस्ट किए इन मेरी मेकिंग। मेरी मेकिंग एक फेस्टिवल है ना, मतलब एक इंजॉय करने वाला टाइम है, फेस्टिवल समझ लो आप लोग। यहाँ पर मतलब सब कुछ होगा, पार्टी, पार्टी लाइफ जो होगी, पार्टी, डांसिंग, म्यूज़िक सब कुछ होगा। तो उन्होंने वहाँ पर सेवरल मंथ, बहुत सारे महीने मैरी मेकिंग में वेस्ट किए। इसी बीच इनका एक भाई था जिसका नाम था हिंदा।
4 भाइयों में से एक हिंदाल, वो आगरा पहुंचा और अपने आप को खुद राजा बता दिया। तो देखो वो दूसरों से भी लड़ रहा है और अपने भाइयों से भी लड़ रहा है ना। तो अभी तक तो यही थे शेर खां, बहादुर शाह। अब उनका खुद का भाई हिंदाल आगरा पहुंचा और बोला कि मैं ही अब राजा बन जाता हूँ, मैं ही राजा हो गया हूँ। और इसी बीच शेर खान ने क्या किया, उसने हुमायूं की सारी सप्लाई जो कम्युनिकेशन लाइन थी जिनके थ्रू कम्युनिकेट कर सकते थे हुमायूं आगरा तक, वो सब कट ऑफ करने का काम किया शेर खान ने। मतलब बहुत टाइम तो अनअवेयर रहे हुमायूं के दिल्ली में, सॉरी आगरा में चल क्या रहा है, बिकॉज शेर खान कट ऑफ हुमायूं सप्लाई एंड लाइन्स ऑफ कम्युनिकेशन विद आगरा। बैटल ऑफ चौसा। शेर खान ने अपनी पोजीशन को अब बहुत अच्छे से कंसोलिडेट कर लिया है बिहार में, बंगाल में, मतलब एक स्ट्रॉन्ग होल्ड उसको मिल गया है। अब वो बिल्कुल रेडी है कि अब मैं हुमायूं से फेस टू फेस लड़ाई कर सकता हूँ। हु कुड नॉट रिट्रीट टुवर्ड्स आगरा, जो अभी भी आगरा में नहीं आए थे। 1539 CE में ये दोनों आर्मी मिली, कहाँ पर मिली बेटा, चौसा में मिली। 3 मंथ तक आपस में एक दूसरे को लड़ती रही, देखती रही। So, in 1539 CE, two armies faced each other at Chausa for 3 months. 3 महीने तक ये युद्ध चला। While negotiating for peace, negotiation करना मतलब ठीक है हम कुछ तुम्हारी बात सुन लेते, कुछ आप हमारी सुन लो। तो ये जो नेगोशिएशन चल रहे थे पीस के लिए, शांति समझौते, नेगोशिएशन मतलब समझौता, तो ये जो शांति समझौते की बात चल रही थी, तो हुमायूं को लगा भैया अब ये शांति समझौते करेंगे, पर इस बार भी शेर खान ने धोखा दिया और एक सडन अटैक लॉन्च कर दिया अगेंस्ट हुमायूं। जो मुगल आर्मी वो कंप्लीटली राउटेड, बुरी तरीके से हार गई। द मुगल आर्मी वॉज कम्प्लीटली राउटेड, बुरी तरीके से हार गई। कौन? मुगल की आर्मी। हुमायूं jumped into गंगा and floated down the river with the help of water carriers, inflated water bag. हुमायूं ने पानी के अंदर जंप कर दिया, मतलब गंगा के अंदर जंप कर दिया। जब उसने देखा कि उसकी पूरी की पूरी आर्मी बिल्कुल कंप्लीटली बहुत ही शर्मनाक हार हो गई है उसकी, तो वो गंगा के अंदर कूद गया एंड फ्लोटेड डाउन, फ्लोट करने लगा, मतलब तैरने लगा। किसकी हेल्प से? वो जो वाटर कैरियर्स, इन्फ्लेटेड वाटर बैग्स होते हैं ना, उनकी हेल्प से वो फ्लोट करता हुआ बच गया, मतलब अभी उसकी डेथ नहीं हुई। देन बैटल ऑफ कन्नौज। सो स्टूडेंट, चौसा का रिजल्ट भी क्या ही था, हुमायूं लगभग हार ही गए थे, है ना। अब उसके बाद होगा बैटल ऑफ कन्नौज। तो बैटल ऑफ कन्नौज में फिर से हुमायूं हारेंगे और अब शेर खां की किस्मत चमक जाएगी। यहाँ से तो ये इन्फ्लेटेड वाटर बैग की वजह से बच गए थे हुमायूं, पर अब तो उनको इंडिया छोड़ के ही भागना पड़ जाएगा। एनकरेज बाय हिज सक्सेस, वो अपनी सक्सेस से कि अरे एक बार तो मैं हुमायूं को इतने अच्छे से हरा चुका हूँ, इस सक्सेस से वो बहुत एनकरेज हुए और उन्होंने प्लान किया कि मुझे मुगल फोर्सेस पे फिर से अटैक करना चाहिए। और यहाँ पर अब उसने भव्य रूप से एलोबरेट, मतलब बड़े पैमाने पे, बहुत ही एक ह्यूज मैसिव लेवल पे मिलिट्री प्रिपरेशंस करना स्टार्ट किया। और 1540 में जब उसको ऐसे लगने लगा कि नाउ आई एम वेल प्रिपेयर्ड, ये दोनों आर्मीज़ का फिर क्लैश हुआ कन्नौज में। जो मुगल की फोर्स थी वो डिसाइसिवली डिफीटेड, पूरी तरीके से यहाँ पर भी इनकी हार हुई। और डिसाइसिवली इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि यहाँ पर फिर एक डिसीजन होगा कि अब जो दिल्ली का जो ये जो आगरा का जो तख्त होगा वो अब किसी और को मिलने वाला है, इसीलिए हमने डिसाइसिव बोला यहाँ पर कि ये बैटल फिर एक डिसाइसिव बैटल हुआ जिसमें हुई मुगल फोर्सेस की हार और जीत हुई शेर खां की। शेर खां बन गए मास्टर ऑफ दिल्ली, मतलब अब दिल्ली के जो सुल्तान होंगे या जो दिल्ली के जो रूलर होंगे वो कौन बन गया बेटा? शेर खां। दैट इज़ वाई डिसाइसिव वर्ड इज़ यूज्ड हियर, है ना। वॉट बैटल तो हो रहे हैं पर इसको डिसाइसिव इसीलिए कहा क्योंकि अब यहाँ से दिल्ली के ऊपर फिर से मुगल एम्पायर का एंड हो रहा है। टाइम बीइंग अभी फिर से आएंगे हुमायूं, पर थोड़े टाइम के लिए तो कौन रूल करेंगे? सूर रूल होगा। किसका रूल स्टार्ट होगा? सूर। सो नाउ आगरा इज इन अ कंट्रोल ऑफ होम, शेर खां मास्टर ऑफ दिल्ली एंड आगरा। आगरा भी इनके कंट्रोल में, दिल्ली भी इनके कंट्रोल में आ गया। अब क्या करेंगे ये? एंड ही अज्यूम द टाइटल ऑफ शेर शाह, और उन्होंने काय का टाइटल ले लिया? शेर शाह का टाइटल ले लिया। ये जो इतनी बड़ी मुगल आर्मी थी, पर फ्रेजाइल, लार्ज थी, बहुत बड़ी थी पर फ्रेजाइल, कमज़ोर। फ्रेजाइल का मतलब होता है
कमज़ोर जो ज़रा ज़रा में टूट जाए ना उसे बोलते हैं फ्रजाइल, जैसे काँच का ग्लास, है ना? फ्रजाइल। तो आर्मी थी तो बड़ी पर थी कमज़ोर, तो पूरी-पूरी मुग़ल आर्मी यहाँ पर ख़त्म होती है, पूरा मुग़ल एम्पायर यहाँ पे ख़त्म होता है और रिप्लेस होता है अफ़गान रूल से। ये वही अफ़गान रूल है जिससे कहीं न मुग़ल अथॉरिटीज़ को हुमायूँ को पहले लग गया था कि इनसे तो मुझे पहले निपटना है, पर प्रॉपर्ली निपटे नहीं है। अगर उसी टाइम शेर खां को मार दिया होता तो जब फोर्ट ऑफ चुनार जीता था, तो इतनी बड़ी प्रॉब्लम में हुमायूँ कभी आते ही नहीं। पर हुमायूँ ने उन्हें चुनार का फोर्ट भी वापस कर दिया, कह दिया कि आप हमारी लॉयल बन जाओ, पर ऐसा हुआ नहीं। शेर खान ने 2 बार धोखा दिया है हुमायूँ को। तो चलो अब शेर खां बन गए हैं भई दिल्ली के मास्टर, आगरा के भी मास्टर। डिस्कस देखते हैं क्या पूछा है। अच्छा ये तो आप लोग ही बताएँगे। आपका आंसर मुझसे वेरी कर सकता है, पर जिस टाइम हुमायूँ को थ्रोन मिला बचा उस टाइम पूरा के पूरा एम्पायर वीक था, फ्रेजाइल था, कंसोलिडेट नहीं कर पाए थे बाबर। बाबर ने सिर्फ जीता ही था बच्चा, पर एक एम्पायर को जो कंसोलिडेट हम करते हैं वो नहीं कर पाए थे। वीक था, फ्रेजाइल था, कंसोलिडेट नहीं कर पाए थे। फिर एक और प्रॉब्लम थी कि बहुत सारे फ्रंट थे जिनके ऊपर अकेले हुमायूँ को लड़ना था। एक साइड उन्हें अफ़गान से भी लड़ना था, दूसरे साइड उन्हें क्या नाम था भई उनका? बहादुर शाह से भी लड़ना, मतलब चारों साइड से उनके दुश्मन उन्हें घेरे हुए थे और इन दुश्मनों से हो सकता है कि भाई हुमायूँ जीत जाते अगर उनके खुद के ब्रदर्स उन्हें सपोर्ट करते, तो उन्हें उनके ब्रदर्स का भी सपोर्ट नहीं मिला। अभी हमने देखा ना कि कैसे हिंदाल पोजीशन का एडवांटेज उठाते हुए खुद दिल्ली में आके खुद को एम्परर घोषित कर देता है। तो ही वाज़ फाइटिंग ऑन डिफरेंट फ्रंट्स, ही वाज़ पैरेलली फाइटिंग विद अफ़गान्स, अफ़गान से फाइट कर रहे हैं। साथ में फिर देखते हैं कि गुजरात और मालवा से जा रहा है। फिर वो देखते हैं कि भाई उनका खुद का ब्रदर उनके सपोर्ट में नहीं है, तो ये सारी प्रॉब्लम थी उनके साथ, जिनको आपको आपके आंसर में प्रॉपर्ली फ्रेम करके लिखना है। हुमायूँ के एग्ज़ाइल को पढ़ेंगे हम, हुमायूँज़ एग्ज़ाइल। 15 इयर्स 40 में चले गए थे वो हार कर, 55 तक ये जो पीरियड था ये उनके एग्ज़ाइल का पीरियड था। हुमायूँ वैंडर्ड अबाउट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इन सर्च ऑफ शेल्टर, शेल्टर की तलाश में वो एक प्लेस से दूसरी प्लेस घूमते रहे। उनके खुद के भाइयों ने उन्हें हेल्प करने से मना कर दिया। तो यही मैं बोल रही हूँ कि यहाँ पर रीज़न सिर्फ़ ये नहीं है कि किसकी आर्मी सुपीरियर थी, किसकी आर्मी नहीं थी, क्या शेर खान बहुत ज़्यादा अच्छे वॉरियर थे। बात प्रॉब्लम ये थी कि हुमायूँ बहुत सारे फ्रंट पे एक साथ लड़ रहा था। इवन हिज़ फैमिली नॉट सपोर्टेड हिम। तो ये सारी बातें भी आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। उनके खुद के ब्रदर भी अब उनकी हेल्प नहीं कर रहे हैं। 1542 में एक स्मॉल टाउन था जिसका नाम था अमरकोट, सिंध में। सन अकबर वॉज बोर्न टू हुमायूं एंड हिज वाइफ हमीदा बानो whom he married during exile। एग्ज़ाइल के टाइम में ही इन्होंने शादी की हमीदा बानो से। जब ये एग्ज़ाइल में थे तब हुमायूं ने शादी की किससे बेटा? हमीदा बानो से। और इनसे एक बेटा हुआ जिसका नाम था अकबर। हुमायूं फाइनली लेफ्ट इंडिया और फिर फाइनली हुमायूं ने इंडिया छोड़ दिया और फिर उन्हें रिफ्यूज़ मिला, असिस्टेंस मिला पर्शियन एम्परर के कोर्ट। तो अकबर का बर्थ कब हुआ है? 1542 में। अकबर का बर्थ कब हुआ है? 1542 में। कहाँ पर हुआ? अमरकोट। अमरकोट कहाँ पर है? सिंध में। ठीक है। अकबर के पापा हुमायूं, मम्मी हमीदा बानो। और हमीदा बानो से हुमायूं ने शादी कब की थी बेटा? एट द टाइम ऑफ एग्जाइल। हुमायूं फाइनली इंडिया छोड़ देते हैं और कहाँ पहुँच जाते हैं? एक पर्शियन एम्परर के कोर्ट में, जहाँ उन्हें रिफ्यूज़ भी मिलता है और असिस्टेंस भी मिलता है। रिफ्यूजी मतलब रिफ्यूजी कैंप आप लोगों ने सुना होगा ना, बाहर से आने वाले लोगों को जो हेल्प मिलती है, शेल्टर मिलता है। ये रिफ्यूजी, हाँ मैंने हो सकता है एक आध बार इसको रिफ्यूज़ पढ़ा है, रिफ्यूजी। अब हुमायूं का एग्ज़ाइल तो देख लिया हमने कि 1540 से 1555 तक ये एग्ज़ाइल में थे। अब इनका रिटर्न देखेंगे, वापस आना। देखो जो पर्शिया के शाह थे उन्होंने बहुत हेल्प किया हुमायूं को। हुमायूं रिटर्न आए। पहले उन्होंने काबुल जीता, फिर कांधार जीता। किससे? अपने ब्रदर कामरान से। कामरान से कांधार जीत लिया, काबुल जीत लिया। कामरान वॉज ब्लाइंडेड एंड सेंट टू मक्का।
कामरान को अंधा कर दिया या वो अंधा हो गया, उसके बाद उसको कहाँ भेज दिया, मक्का। ठीक है, कामरान वॉज ब्लाइंडेड, ब्लाइंडेड मतलब मुझे ऐसा लगता है उसको अंधा बना दिया, बना के बाद उसको कहाँ भेज दिया, मक्का। By 1554 सी हुमायूं had consolidated his position in अफ़गानिस्तान, और अफ़गानिस्तान में अपनी पोजीशन को कंसोलिडेट कर लिया था किसने, हुमायूं ने। कंसोलिडेट करना मतलब अपनी पोजीशन को स्ट्रॉन्ग बनाना, तो अपनी पोजीशन को बहुत स्ट्रॉन्ग बनाया अफ़गानिस्तान में किसने, हुमायूं ने। कब, 1554 में। शेर शाह डाइड इन 1545। अब देखो जो शेर शाह लड़ भिड़ के दिल्ली का रूलर बन गया था, अब जब सेकेंड इनिंग स्टार्ट हुई हुमायूं की तो इनकी डेथ हो चुकी थी। उनके जो सक्सेसर थे वो उतने कैपेबल नहीं थे जितने शेर शाह थे, तो जो सक्सेसर थे वो वीक थे, इनकॉम्पिटेंट थे। इसका एडवांटेज लेते हुए हुमायूं रिटर्न आ गए कहाँ पर, इंडिया में। और वीक सक्सेसर होने की वजह से उन्हें बहुत ज़्यादा टाइम नहीं मिला दिल्ली को कैप्चर करने में। शेर शाह के जो सक्सेसर थे वीक थे, इसीलिए दिल्ली इजीली कैप्चर कर पाए, आगरा इजीली कैप्चर कर पाए। हुमायूं कब कैप्चर कर लिया, 1555 में कैप्चर कर लिया। हुमायूं की डेथ हो जाती है बेटा इसके तुरंत बाद ही। वो अपनी लाइब्रेरी के जो स्टेयर्स का मतलब होता है सीढ़ियाँ, लाइब्रेरी मतलब पुस्तकालय, पता ही होगा आपसे, वहाँ से एक्सीडेंटली गिर जाते हैं, लाइब्रेरी से जब उतर रहे होते हैं तो गिर जाते हैं। इनका जो डिटेल्ड है, अगर आपको हुमायूं की लाइफ के बारे में ज़्यादा जानना है तो हुमायूंनामा है, हुमायूंनामा से आप पढ़ सकते हैं, जो लिखा है इनकी अपनी बहन गुलबदन बेगम ने। ठीक है, और लिखवाने वाले थे इनके बेटे अकबर, लिखने वाली थी गुलबदन बेगम जो इनकी बहन थी, उन्होंने लिखा है हुमायूंनामा को। और स्टूडेंट मैं एंड करती हूँ इस वीडियो को यहीं, हम लोग शेरशाह सूरी पढ़ेंगे पार्ट 3 में। इफ़ यू हैव एनी डाउट एनी प्रॉब्लम टू राइट इन कमेंट सेक्शन। और ये फ़ोटोज़ बहुत ही क्लियर भेजे हैं जिसने भी भेजे हैं, वेरी गुड बेटा।